अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 3 जून 2025 और मंगल के दिन की दोपहर है, दोपहर ढल रही है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में और दुनिया के बहुत से ममालिक में जहाँ आप लोग हैं, अब आधी रात से आगे का वक़्त है। गुज़श्ता 24 घंटे की जब हम डेवलपमेंट्स को देखते हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान की मुलाकात के हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। लेकिन यूरोप से भी बड़ी डिस्टर्बिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। फॉर इंस्टेंस जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है, पाकिस्तानियों से है, इमिग्रेशन से है। जब आप देखते हैं कि गीरत विल्डर्स ने नीदरलैंड्स में जो उनकी पीवीवी जमात, जो हुक्मरान जमात और हुकूमत का हिस्सा थी, उसने हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में नीदरलैंड्स की हुकूमत गिर गई। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डिक शूफ जो हैं, उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन, इस्तीफ़ा जो है वो वहाँ के बादशाह को दे दिया है और अब नीदरलैंड में एक इलेक्शन होंगे। ये खबर इतनी बुरी क्यों है, इसका पाकिस्तानियों और मुसलमानों के साथ इसके क्या असरात हैं, इसका क्या ताल्लुक है, मैं आपको चंद कमेंट्स में बहुत बेहतर तौर पे उसका एनालिसिस भी ऑफ़र कर सकूँगा। मीनवाइल चूँकि पिछले वीलॉग के अंदर हमने बहुत तफ़सील से ज़िक्र किया कि कैसे यूक्रेन के जो ड्रोन्स के हमले हैं, उन्होंने रूस को बौखला के रख दिया है। वैसे तो अमेरिका के तमाम अखबारात इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस के होश उड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैंने एक खासा सोबर एनालिसिस देखा है सीआईए के एक एक्स डायरेक्टर का, जो रशिया के ऊपर काम करते रहे हैं, और उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है जिसमें वो ये बताते हैं कि रूस की जो स्ट्रेटेजिक फाइटिंग कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैपेबिलिटी है, या उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसका बाल भी भीगा नहीं हुआ। अलबत्ता जो रिस्क्स हैं यूरोप के अंदर एक ज़्यादा खौफनाक जंग के, वो बढ़ गए हैं। बिकॉज रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जिसमें कुछ अर्सा पहले रशिया ने तब्दीली की थी, वो ये भी कहता है कि अगर रशिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर कोई हमला किया जाएगा तो रशिया हमला करने वाले और उसके तमाम जो सपोर्टर्स होते हैं, इस केस में यूरोपियन ममालिक का नाम लिया जा रहा है, उनको भी जवाबी न्यूक्लियर कार्रवाई का निशाना जो है वो बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रूस जो है वो न्यूक्लियर असला लेके यूरोप पे चढ़ दौड़ेगा, लेकिन खतरात इसके बढ़ गए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीलॉग भी इस पे करूँ। अब इमरान खान की जब मुलाकात हुई उनकी हमशीरा के साथ, अलीमा खान, और दूसरी बहन के साथ, उसके बाद उन्होंने एक खासी तवील उन्होंने मैसेज जो है इमरान खान का कन्वे किया है। उस मैसेज से इमरान खान, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लोगों की जो सूरत हाल है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है, उस पर भी एक एनालिसिस और एक फैक्टोलॉजी जो है मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इसे ज्वाइन करें, इसके बेल नोटिफिकेशन खोलें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें। और जो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल कायम किया है जो आप तक एक डायरेक्ट एक्सेस देता है, जिसका लिंक मैं मसलसल पिन ट्वीट के अंदर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन करें। वहाँ से हमें बहुत फ़ायदा होता है इसके मैसेज को फैलाने के लिए। ताहम मुझे बहुत सी कंप्लेंट्स मिली कि लोग उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ये कंप्लेंट्स कई किस्म की हैं, कुछ तो टेक्निकल किस्म के मसले हैं। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको सफारी या गूगल में डिफरेंट उसकी ऑप्शंस होती हैं। बहरहाल अगर आपके सामने जब पेज खुलता है, उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके ऊपर ब्लू रंग का एक बटन आपको मिलेगा, ओपन। उस ओपन आप उसको करें, उसके बाद चैनल को फॉलो करने की ऑप्शन आपको मिलेगी। ये तो तब है जब आप पिन ट्वीट के ज़रिए जो पिन ट्वीट में से लिंक इस्तेमाल करते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक इस्तेमाल करते हैं, या मैं ट्विटर में जो लिंक देता हूँ वहाँ से आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ बुरी खबर ये है कि मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान ने मेटा को इन्फ्लुएंस करके इस व्हाट्सएप चैनल को सेंसिटिव या पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट में डलवा दिया है। बिकॉज मुझे कंप्लेन मिली है कि अपडेट्स में ये चैनल सर्च नहीं होता। यानी आप आप अपने व्हाट्सएप के लेफ़्ट साइड के बॉटम पे जब अपडेट्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक सर्च बार खुलता है। उस सर्च बार के अंदर अगर आप इसको सर्च करेंगे मोईद पीरज़ादा ऑफिशियल को, तो ये चैनल वहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो मैंने फिर इस कंप्लेन के बाद इसको चेक किया तो वो वाकई नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिल रहा था अमेरिका में। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ये क्या मामला है। चैट जीपीटी ने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको वर्ल्ड वाइड सर्च करूँ कि क्या ये चैनल जो है मोईद पीरज़ादा ऑफिशियल, इसकी सर्चेबिलिटी है। मैंने कहा ज़रा आप चेक करें। उन्होंने चेक करके बताया कि नहीं, ये इसकी सर्चेबिलिटी नहीं है, और प्रोबेबली इसको मेटा ने पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट में डाल दिया। अब आप सोच सकते हैं कि मेटा के पास ऐसी कंप्लेन जो है वो कहाँ से आई होगी। अब ज़ाहिर है मैं मेटा से कंप्लेन करूँगा, ये एक अलग मुकदमा है लड़ने का। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं
पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, मैं इसलिए जानबूझ के ये टर्म रूलिंग एलीट इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है। इनकी डेस्परेशन देखें। मैंने एक ट्वीट देखा किसी का, उसने कहा जनाब मोहित भी ज़्यादा अब जो है वो रेलेवेंट नहीं रहा। भाई अगर मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं कम रेलेवेंट हो जाऊँ आपके लिए, ताकि आप कम अज़ कम मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लॉक ना करवाएं, मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक ना करवाएं, हर वक्त मुझे पता चला है कि एक पूरी टीम दिन रात काम कर रही है मेरे बारे में सर्च करके मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है निकालने के लिए। मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो ना रहूं। डेस्परेशन इतनी है कि मुझे एक ईमेल मिली है ट्विटर की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए है उसने कंप्लेन किया है कि आपका ये वाला जो ट्वीट है ये पाकिस्तान के लॉज के ख़िलाफ़ है। तो मुझे बड़ी इंट्रीग हुई। मुझे कम ही ऐसी ईमेल्स आई हैं आज तक गुज़िश्ता 3 साल में, बिकॉज मैं बहुत एहतियात से अपने ट्वीट लिखता हूँ, अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, सब्सटेंस मैं उसमें दे देता हूँ। तो मैंने निकाल के देखा कि आखिर क्या ट्वीट है। तो वो जनवरी 2025 के पहले हफ्ते का एक ऐसा ट्वीट है जिसमें किसी ने हिलरी क्लिंटन का एक छोटी सी वीडियो उनके इंटरव्यू की ट्वीट की हुई थी और उसमें हिलरी क्लिंटन से ये सवाल पूछा गया कि डीप स्टेट है क्या जिसका ट्रंप इतना ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो हिलरी क्लिंटन उस क्लिप में कहती हैं कि डीप स्टेट वो होती है जैसा कि पाकिस्तान में है, जहां मिलिट्री और इंटेलिजेंस मिलके मुल्क को चलाते हैं और सारी की सारी गवर्नमेंट और सारी स्टेट उनके कंट्रोल में होती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये होती है डीप स्टेट। मैंने उस ट्वीट के ऊपर ये लिखा कि हिलरी गलत कह रही हैं, डीप स्टेट का आगाज़ पाकिस्तान से नहीं हुआ। ये टर्म तुर्की में इस्तेमाल की गई सबसे पहले 1970s में, लेकिन अक पार्टी जो है रजब तैयब एर्दोगान की, उसके राइज के बाद और उसकी सक्सेस के नतीजे में तुर्की की डीप स्टेट डिसमेंटल हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता अब एक ऐसा माहौल बिल्डअप हो रहा है कि डीप स्टेट कमज़ोर हो जाएगी। और ये जो इतने सख्त किस्म के एक्शन कर रहे हैं, बिकॉज अभी इस्लामाबाद का जो मैसेकर है नवंबर का, उसको चंद हफ्ते हुए थे, 4 हफ्ते हुए थे। तो मैंने कहा कि ये जो इतने डेस्परेट एक्ट कर रहे हैं, ये यही शो करते हैं कि इनकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और अल्टीमेटली ये डीप स्टेट पाकिस्तान में भी कोलैप्स हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास वक्त नहीं है एडिटिंग का, मैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, शायद मैं ट्वीट कर दूं उसको। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ लिख दी इस बंदा नाचीज़ ने जो पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि जो लोग बिठाए गए हैं मॉनिटर करने के लिए वो कितने डेस्परेट हैं। अब आए इन तमाम चीज़ों को छोड़ के हम चलते हैं जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की 2 प्रेस टॉक्स के हवाले से। बहुत तफसीलन उनकी प्रेस टॉक्स हैं, 2 अलग अलग से आपको उसके टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत से उसमें पॉइंट्स निकलते हैं। एक तो संबड़ियाल का जो इलेक्शन हुआ उसके तनाज़र में वो कहती हैं कि इमरान खान कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, इनको पहले मुझे 3 हफ्ते के लिए उस वक्त बंद कर दिया जब इन्होंने मुझसे तमाम मुलाकातों पर पाबंदी डाल दी, जब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करनी थी अक्टूबर 2024 के अंदर। ठीक, फिर वहाँ वो कहती हैं कि इमरान खान कहते हैं कि भाई इस आदमी ने अब रिटायर होकर घर जाना था, लेकिन इनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है। बिकॉज जब रिप्लेसमेंट होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान में सलाह मशवरा या डिस्कशन जो है वो होनी है, जो कि प्रोसेस और तरीक़ाकार है। चूँकि उस तरीक़ाकार में उनको ख़तरात महसूस होते हैं, चैलेंजेस हैं, उनको लगता है कंसेंसस नहीं हो सकेगा, मामला लटक जाएगा, इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा को रिटेन किया गया है। और उसका जो यूज़ है वो आपने एक बार फिर जो है वो संबड़ियाल में देख लिया। फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये वो सेट्स और सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इमरान खान समझते हैं कि प्रोटेस्ट और एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज उनसे एक सवाल पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि हमने सुना है कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास टाइटल होना चाहिए पैटर्न इन चीफ का, यानी एक पैटर्न इन चीफ यानी एक रहबर का मेरे पास जो है वो टाइटल होना चाहिए। उस पर अलीमा खान साहिबा ने हंस के ये कहा कि एक्चुअली उनके पास कोई भी टाइटल नहीं है, बिकॉज वो कानूनी तौर पे अब चेयरमैन नहीं हो सकते। तो उनके बारे में लिखा जाता है कि वो फाउंडिंग चेयरमैन थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं रहबर हूँगा, मैं यहाँ से जेल से बैठ के इस पूरी तहरीक को और एहतजाज को मैं गाइड करूँगा। यहाँ तक तो चलें, बात कुछ है आधी पचद्दी सी समझ आती है, लेकिन मुझे ये पैटर्न इन चीफ की टर्म थोड़ी सी हजम नहीं हो रही कि अगर इमरान खान ने ये कहा है तो उन्होंने क्यों कहा है। क्योंकि एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब को ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब आप बहुत दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, अब आपको पैटर्न इन चीफ जो है वो बन जाना चाहिए, सबकी रहनुमाई करनी चाहिए और एक्टिव पॉलिटिक्स हम रन करेंगे। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आई डोंट फुली अंडरस्टैंड। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने कि इमरान खान ने इस तहरीक को इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉमिनेट कर दिया है सलमान अकरम डारा साहब को और उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है उमर अयूब को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो ये दोनों ही गुम हो जाएंगे, इनको ही उठा लिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, या इन दोनों की कई हफ्तों तक अब इमरान खान के साथ 3 महीने तक मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी, ताकि कोई गाइडेंस ही इमरान खान जो है इनको ना दे सकें।
البتہ سلمان اکرم ڈارا صاحب نے بشر صاحب کے ساتھ سمبریال کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی، وہ بہت زوردار تھی، بہت سگنیفیکنٹ تھی، بڑی سبسٹینشل تھی، جس میں سلمان اکرم راجا جو بہت غصے میں تھے، کانسٹیٹیوشنل آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کچھ سمبریال میں ہوا ہے یہ پاکستان کی ایک کنٹینیوئنگ ٹریجڈی ہے، ایک مسلسل چلتا ہوا یہ ایک جبر ہے، یہ ایک سانحہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، بیکاز لوگ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ الیکشن ہی پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ایک تعلق کو قائم کرتے ہیں، یہ ایک ریلیشن شپ ہے، اور یہ ریلیشن شپ 1946 کے یہ الیکشن ہے جس کے نتیجے میں پاکستان ایک الیکٹورل ایکسرسائز کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس تعلق کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، پاکستان کے لوگ اس تعلق کی اسپائر کرتے ہیں، اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں۔ اب پاکستان کے لوگوں کے جو حالات ہیں میجورٹی کے، میرا نہیں خیال کہ سلمان اکرم راجا کی یہ بات کہ الیکشن پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ایک تعلق کو اسٹیبلش کرتا ہے، خدا را اس تعلق کو نہ توڑیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی کر ہی لیں گے۔ علیمہ نے یہ بھی کہا کہ لوگ مسلسل ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ عمران خان میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، لیکن عمران خان ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان سے مانگا گیا تو 3 قسم کی ڈیمانڈ ان سے کی جاتی ہیں، اور یہ میں آپ کو کئی دفعہ ویلاگس میں اپنے انالیسس سے بتا چکا ہوں کہ رجیم جو ہے وہ یہی ڈیمانڈز عمران خان سے کرتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو عمران خان تسلیم کریں، اور یہ جو دوسری یہ ہے کہ جو حکومت بنی ہے 8 فروری 2024 کے رگڈ الیکشن کے نتیجے میں، اسے عمران خان اس پہ کنسنٹ کریں، اسے ایگری کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ مئی 9 کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر لیں اور یہ نہ کہیں کہ CCTV فوٹیج کدھر ہے، شواہد کہاں ہے۔ پھر علیمہ نے بہت یہ کہا کہ ہم سب جو ہیں، ہم سب کے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے 9 مئی کو دہشت گردی کی، لیکن ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں دکھائی جاتی کہ ہم بھی مان لیں کہ ہم نے یہ فلاں فلاں قسم کی چیزیں جو ہیں وہ 9 مئی کو کی تھیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈسٹربڈ ایریاز سے وہاں سے فوٹیج جو ہے گم ہو گئی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ڈسٹرب ایریاز ہی کی تو فوٹیج ہونی چاہیے تاکہ آپ ثابت کر سکیں آخر ڈسٹربڈ ایریاز کی فوٹیج جو ہے کس نے مئی 9 کی گم کر دی ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تمام تر جدوجہد جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، رول آف لاء کے لیے ہے، آئین کے لیے ہے، کانسٹیٹیوشنزم کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے تب کھڑے ہوں گے جب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کے حقوق ہیں ہی کیا، اور مجھے بہت شک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو کبھی کوئی چیز ملی ہو حقوق کو تب ان کو پتہ ہو کہ حقوق کیا ہے۔ اندھے نے دنیا اگر دیکھی ہی نہیں کبھی تو اس کو کیا پتہ ہوگا کہ دنیا کس قسم کی ہے؟ اس کو تو آپ تصور ہی دے سکتے ہیں، دنیا کا حقوق دکھے ہوں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ حقوق جو ہیں وہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کے لیے تو باہر سے دباؤ آتا تھا، لوگ آتے تھے، یعنی اشارہ ان کے بہت سی طرف تھے، لیکن عمران خان کے لیے باہر سے کوئی لوگ نہیں آتے، اس کی تمام جدوجہد جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ تو رپورٹرز نے سوال پوچھا کہ جناب عمران خان کے لیے بھی ڈیلیگیشن جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں۔ اس پہ علیمہ نے کہا کہ وہ جو امریکن فزیشینز کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس کو تو انوائٹ کیا گیا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹیز کو چپ کروانے کے لیے کہ بھائی آپ چپ ہو جائیں، ہمارے خلاف مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں۔ یہ سب کچھ علیمہ کی پریس ٹاک کے اندر ہے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری ملاقات جو ہے وہ علیمہ بی بی نے اور علیمہ خان نے اس کو بلیس کیا تھا، میری ملاقات جو عمران خان کے ساتھ ہوئی۔ اس پہ علیمہ نے کہا کہ یہ کورٹ نے پتہ نہیں 70 قسم کے لوگوں کو پرمیشن دی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور تنویر صاحب ڈونر رہے ہیں شوکت خانم میموریل جو پورا ہے شوکت خانم کے بھی اور نمل کے بھی، اور انہوں نے کہیں مارچ 2024 میں عدالت کے ذریعے ایک پرمیشن لی تھی، انہوں نے ہی نہیں لی ہوئی، کئی درجن اور لوگوں نے بھی لی ہوئی ہے جن کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات جو کنٹروورشل ان کی ہے وہ کہیں جا کے ہوئی ہے اکتوبر 2024 میں، اور ہم خود درمیان میں بند رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی، اور جو ہے بہت سے اور لوگوں کی ہو جاتی ہے انکلوڈنگ تنویر۔ اس سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آنا چاہیے کہ تنویر صاحب کے کس قسم کے تعلقات ہیں، ان کی ملاقات کس کے بیہسٹ کے اوپر کروائی گئی ہے۔ تو علیمہ نے تنویر صاحب نے جو الزام لگایا تھا یا جو انہوں نے ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جنگ جیو کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں ایک دن پہلے برطانیہ سے، اس کا علیمہ خان صاحبہ نے جواب دے دیا۔ اب عمران خان کی جو ایک پروٹیسٹ موومنٹ ابھی تو چلی نہیں ہے، ابھی تو اس کے خد و خال ہمارے سامنے آئے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہوگی، لیکن دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کچھ تو آپ کے سامنے ہی آ گئی ہیں، جس سے تنویر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ عمران خان انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو تحریک لبیک پاکستان TLP کے ساتھ جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔
आपको याद होगा कि सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन शहबाज शरीफ साहब ने एक जरगे से खिताब किया था बलूचिस्तान में, कोयटा में, जहाँ पर बहुत सी फंडिंग देने की उन्होंने बात की थी बलूचिस्तान के हवाले से। वहाँ तक ठीक तरह से हिकमत अमली समझ नहीं आ रही थी मुझे इनकी, लेकिन अभी ज़्यादा क्लियर हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में भी एक जरगे से पिछले 24 घंटों में उन्होंने उसको एड्रेस किया। और जो ये मीटिंग हुई है ट्राइबल जरगे के साथ, इसके अंदर सीएम गंडापुर तो थे ही, खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब भी थे। उसके अलावा बाज़ जगहों पे लिखा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे, बाज़ जगहों पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ, तस्वीरें मैंने नहीं देखी। अच्छा, अब इसमें क्या फ़ैसला हुआ? इसमें फ़ैसला हुआ कि ट्राइबल जो जरगा है उसकी मदद से और उसके जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन से एक कमेटी बनाई जाएगी केपी के मसाइल को एग्ज़ामिन करने के लिए। और ये कमेटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर भी उसका हिस्सा होंगे, और चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और गवर्नर को ये कमेटी बताएगी कि केपी के क्या मसाइल हैं जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, मदद कर सकती है उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट की मदद से एम्पावर किया जा रहा है, और उसके साथ ही जिन लोगों को फंडिंग मिलेगी तो ट्राइबल नोटेबल्स को भी एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो दिलाई जाएगी। आप यहाँ पर एक अंडरपिनिंग देख सकते हैं, जहाँ दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को अपने हकूक़ के लिए खड़े होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है टॉप पे, इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान, वो दर हकीकत एक डेमोक्रेसी का नेमुल बदल जो है वो ढूंढ रही है, और वो अपनी फंडिंग के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के नोटेबल्स हैं, जो उमरा हैं, जो असर रसूख वाले लोग हैं, उनको इंगेज करते आपको नज़र आती। दुनिया में माना खेज़ जमहूरियत बहुत कम ममालिक में, मेरा ख्याल 30-35 ममालिक में असल में जमहूरियत एग्जिस्ट करती है। बहुत ज़्यादा अगर आप दुनिया को देखें, जैसे सेंट्रल एशिया है, जैसे मशरक़ वस्ता है, वहाँ जमहूरियत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ भी किसी भी किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं एग्जिस्ट करती। वो रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है कि एलीट, जो टॉप एलीट होते हैं, वो सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल के जो एलीट हैं उनसे अपना ताल्लुक़ रखते हैं और उनको अपने साथ रखते हैं। और इन तमाम ममालिक के अंदर नेसेसरीली फ़ौज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ एक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर भी बतदरीज इसी किस्म का एक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल जो है उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। फॉर इंस्टेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, सीसीपी, वैसे तो खैर वो एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सीसीपी इलेक्शन तो नहीं करवाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीन में जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहाँ पर भी नीचे से लेकर ऊपर तक की खासी एक पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसकी फिर वही बात मज़ीद करूँगा मैं आगे चल के। अभी तो थोड़ा सा ये देख लें कि सना यूसुफ, इंतहाई मासूम चेहरे वाली क्यूट बच्ची, छोटी टीनेजर टिकटॉकर को पाकिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे में या 24 घंटे पहले उन्हें कत्ल कर दिया गया, और वो कातिल को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है फैसलाबाद से, जो एक 32 बरस का आदमी निकला है। और इनको इनके घर में दाखिल होकर इसने इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में उनकी माँ और उनकी खाला के सामने इसने गोलियां मार के सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। अब इस्लामाबाद की पुलिस के आईजी जो हैं, विच डिज़र्व्स ऑल दी कमेंडेशन फॉर दिस वेरी एफिशिएंट, आप कहें एफिशिएंट जो अरेस्ट है, इसके लिए वो कहते हैं कि 7 टीम्स बनाई गई, और पुलिस ये कहती है कि ये जो कातिल था ये मसलसल इसे सना यूसुफ जो है वो रिजेक्ट कर रही थी। ये मसलसल, उनका फ़ोन भी सना का पुलिस के पास है, और फ़ोन से भी पुलिस को पता चला है कि ये मसलसल सना का ताक़ुब कर रहा था, उसको मैसेजेस डाल रहा था, मोहब्बत के आशिक था, उसका वन साइडेड किस्म का इश्क जो है ये बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस किस्म के क्रेज़ी वैसे दुनिया में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है एक कि आखिर पाकिस्तान की इस किस्म की जो प्रोमिनेंट क्यूट बच्चियाँ हैं जो टिकटॉक वगैरह के ऊपर हैं, यूट्यूब में हैं, इनको भी कोई गाइडलाइंस पुलिस को, इनको इनके घर वालों को देनी पड़ेंगी कि इस किस्म के सरफिरे, क्रेज़ी, पागल आशिक अगर इनके पीछे पड़ जाते हैं जो ख़तरनाक भी हैं, तो आखिर इनसे बचने के लिए भी कोई तरीके होने चाहिए। जैसे अमेरिका में पुलिस लोगों को बताती है कि अगर आप असॉल्ट का शिकार हो जाएं या कोई रेपिस्ट आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, या कुछ भी हो कि क्या करना है आपको, तो इनको भी कोई गाइडलाइन ही देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो ख़तरात हैं, जो कुछ छपा है गुज़श्ता 24 घंटे से, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के ख़तरात हैं इस किस्म की बच्चियों के लिए या टिकटॉकर्स के लिए। इन न्यूज़ से आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 250 मिलियन है, इसमें 54 मिलियन टिकटॉक यूज़र जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ 2.8% ऑफ दी 1.9 बिलियन, 1.9 बिलियन, तकरीबन 2 बिलियन टिकटॉकर दुनिया में यूज़र्स हैं, जिसमें से 54 मिलियन पाकिस्तान में है, विच इज़ 2.8% ऑफ द टोटल टिकटॉक यूज़र मार्केट। पाकिस्तान की आबादी भी 3.1% है दुनिया की आबादी।
لیکن دنیا میں کہیں پر بھی ٹک ٹاکرز کا مرڈر ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا پاکستانی اخبارات سے پتہ چل رہا ہے. آپ ذرا سا بھی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں ٹک ٹاکر مرڈر گوگل کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گزشتہ چند برسوں میں بے تحاشا ٹک ٹاکرز جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے یہ آپ سب کو سوچنا چاہیے بیکاز یہ خطرہ تو ٹھیک ٹھاک ڈیفائن ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پاکستان کی سینٹ کو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی خبر ہے. پاکستان کی سینٹ کمیٹی کو پاکستان کی ڈی جی پاسپورٹ نے بریف کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اور پاکستانی اخبارات میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ چھپی. ڈی جی پاسپورٹ نے سینٹ کو یہ بتایا ہے کمیٹی کو کہ پچھلے 2 سال میں 1,35,000 پاکستانی جو ہیں انہوں نے اسائلم جو ہے وہ انہوں نے اپلیکیشنز فائل کی ہیں یورپین یونین کے اندر ممالک میں اور امریکہ کے اندر. 10,000 اس میں سے امریکہ میں اور 1,25,000 نے یورپ میں انہوں نے اسائلم جو ہے وہ مانگا ہے. 52,000 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے دو مختلف ممالک سے جس میں سے 34,000 جو ہیں ان کو صرف ایران نے ڈپورٹ کر دیا ہے. 5,000 کو سعودی عرب نے ڈپورٹ کر دیا. باقی اور ممالک نے بھی پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا. 34,000 ایران سے کیوں ڈپورٹ ہوئے ہیں؟ وہ ایران میں نہیں جانا چاہتے تھے. ایران کے ذریعے وہ ترکی میں داخل ہوتے ہیں, اس کے ذریعے میڈیٹرینین اور یورپ میں وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. رخ ان کا یورپ کی طرف ہے, اسی لیے 1,25,000 نے یورپ میں اسائلم جو ہے وہ انہوں نے مانگا ہے. ڈی جی پاسپورٹ نے یہ بھی بتایا سینٹ کمیٹی کو کہ اٹلی, یو ای, بہت سے اور ممالک جو ہیں مشرق وسطیٰ کے, یورپ کے, یو کے, جرمنی کے, انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ ویزا پروگرام دینے بند کر دیے ہیں یا سسپینڈ کر دیے. اور یورپ کے تو بائی لارج وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ پہ ہر طرف ہی اسٹوڈنٹ جو پروگرام تھے وہ سسپینڈ ہو گئے. لیکن یہ ساری دردناک قسم کی خبریں بتانے کے بعد سینٹ کو ڈی جی پاسپورٹ جو ہیں پاکستان کے, یہ واقعی ناقابل یقین ہے. جب میں نے یہ پڑھا ہے انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے اس چیز کا. انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے, فخر کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی 10.3 ملین ٹیلنٹڈ پاکستانی ایسے ہیں جو ان تمام مشکلات کے باوجود دنیا کے ممالک میں محنت کر کے پاکستان میں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, یعنی پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزروز دے رہے ہیں, جس کی ہر وقت پاکستان کی رولنگ ایلیٹ, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ میں لفظ رولنگ ایلیٹ استعمال کر رہا ہوں, یعنی پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہر دفعہ اس کے شادیانے بجاتی ہے کہ جناب ہمارے تو فورن ایکسچینج ریزرو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ بڑھتے اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بے تحاشا لوگ ان ممالک میں جا کے کام کر رہے ہیں. یہ جو بیچارے پاکستان میں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں یہ کوئی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا یو کے سے نہیں بھیج رہے, یہ ان ممالک میں بڑی مشکل سے کام کر کے پیسے بھیج رہے ہیں جہاں کام کرنا بہت مشکل ہے, جہاں بہت ظلم و ستم ہے, زندگی مشکل ہے, یہ بہت مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں انسانی حقوق نہیں ہیں. آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ کون سے ممالک ہیں. اور وہاں اور اس کے بعد یہ پیسے اس لیے بھیجتے ہیں کہ پیچھے ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کی ان کو کفالت کرنی. اور ڈی جی پاسپورٹ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں سینٹ کے سامنے, اور وہاں پہ بھی کسی کو شرم نہیں آئی ہوگی. یہ ہے پاکستان کی ظالم, سفاک, بے حس رولنگ ایلیٹ کی ایک حقیقت. رولنگ ایلیٹ عامی نہیں ہے, یہ اب ایک الگ ایک المیہ اور ایک ستم ظریفی ہے ان کی رولنگ ایلیٹ کی کامیابی کی کہ انہوں نے پتے ایسے کھیلے ہیں, حالات انہوں نے ایسے کھڑے کر دیے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اور فوج کو لوگوں نے, فوج کو ایز این اینٹی لوگ جو ہے اس کو گالی نکالتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. رولنگ ایلیٹ فوج نہیں ہوتی. چند افسر ٹاپ کے اس کے ضرور ہو سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں, سینٹرل ایشیا کے اندر, افریقہ کے بہت سے ممالک میں رولنگ ایلیٹ فوجی نہیں ہے, وہاں فوج کا نام نہیں لے رہا. فوج ان کے کنٹرول میں ہوتی. پاکستان میں چونکہ اب سے کچھ برس پہلے تک رولنگ ایلیٹ کے ہاتھ میں فوج آئی نہیں تھی, فوج کا اپنا ایک الگ سے تشخص تھا, اس لیے لوگ ابھی تک اس کنفیوژن میں ہیں کہ فوج یہ سب کچھ کر رہی. فوج نہیں کر رہی, رولنگ ایلیٹ نے فوج کو کیپچر کر لیا ہے. اس کو پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. اور لوگوں کو جب سمجھ آئے گی اس وقت تک بہرحال پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا. اب اس کو جو کچھ ڈی جی پاسپورٹ صاحب نے فرمایا امیگریشن کے حوالے سے اور پاکستانیوں کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے اور اسائلم کے حوالے سے, اس کو اب آپ دیکھیں گیرت ولڈرز کے سارے تماشے کے ساتھ. گیرت ولڈرز نے نیدرلینڈ میں حکومت سے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی, جس کے نتیجے میں ڈک شوف کی, جو پرائم منسٹر ڈک شوف کی حکومت فال کر گئی ہے. اب نیدرلینڈ میں ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, الیکشن ہوں گے وہاں پہ, اکتوبر تک الیکشن ہوں گے. اور گیرت ولڈرز نے ایکسکیوز یہ دیا ہے کہ میں نے امیگریشن کے حوالے سے, امیگریشن کو ریسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے, بارڈر کنٹرول کو میں نے کہا تھا کہ مکمل سیل کر دیں. اشارہ وہ مسلسل اسلاموفوب ہیں, مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جو امیگرینٹس ہیں یہاں پکڑے جاتے ہیں ان کو زبردستی ڈیپورٹ کر دیں, بڑی سخت سزا ڈیپورٹ کر دیں ان کو. تو اس کو چونکہ باقی پارٹیز نے میرے پروپوزلز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس لیے میں حکومت سے اپنی سپورٹ کو وڈرا کر رہا ہوں. ان کے جو کرٹک ہیں وہ کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے,
जितने प्रपोजल्स इम्प्लीमेंट हो सकते थे, मुमकिन थे यूरोपियन यूनियन के कवानीन के अंदर रहते रहते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बड़ी ह्यूमन राइट कंसिडरेशंस हैं, उन पे अमल दरामद किया गया है। मज़ीद प्रपोजल्स इसकी पार्टी पीवीवी थी, उसने दिए नहीं हैं, और इसने छोड़ा इसलिए कि ये देखता है कि ट्रंप की जो इंतज़ामिया और टीम है वो एंटी इमिग्रेंट उनकी पोजीशन है। ये सोचता है कि अब ये मज़ीद पॉलिटिक्स को धक्का मारेगा, बहुत इश्ताल अंगेज़ी करेगा, और नीदरलैंड्स की और यूरोप की पॉलिटिक्स को मज़ीद टू द राइट एंड अगेंस्ट इमिग्रेशन पुश करने का ये एक बुनियादी तौर पे सारा का सारा इसका एजेंडा है। अब मैं ये कोशिश करूँगा, मेरा इंक्रीजिंग फोकस आप आने वाले दिनों में देखेंगे यूरोप के अंदर जो इमिग्रेशन और मुस्लिम और पाकिस्तानी इमिग्रेशन के इश्यूज़ पे, और मैं एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करूँगा, एदाद व शुमार भी लाऊंगा। ज़ाहिर है वहाँ कोई जिहाद नहीं करना, वहाँ कोई आइडियाज़ की ऐसी डिबेट चाहिए कि हम इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पैदा कर सकें, और जो इतनी नफ़रतें हैं इमिग्रेशन के हवाले से उनको डिसएंटेंगल करने के लिए मुसलमान या पाकिस्तानी अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मेरा फोकस होगा उन वीडियोस के अंदर या उन एनालिटिकल प्रोग्राम्स के अंदर। अब सीआईए का जो मैंने आपको जैसे शुरू में कह दिया कि खुशियाँ तो अभी तक मनाई जा रही हैं अमेरिका के और बरतानिया के अखबारों में, लेकिन सीआईए के जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि यूक्रेन ने जो ऑडोशियस हमला किया है और जिसमें यूरोपियंस ने उनकी मदद की है, ये खासी ख़तरनाक सूरत हाल है। रूस की जो स्ट्रेटिजिक फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जो बॉम्बर्स वगैरह डिस्ट्रॉय हुए हैं वो मैटर नहीं करते, रशिया की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रूस के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को इन्होंने लोअर कर दिया है, बिकॉज उनका डॉक्ट्राइन ये कहता है कि रशिया के स्ट्रेटिजिक एसेट्स के ऊपर अगर हमला होगा तो रशिया एक जवाबी कार्रवाई जो है न्यूक्लियर एसेट्स उसमें अपने वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। अब होता क्या है ये तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही। थैंक यू।